रामपुर गांव के कच्चे घरों पर घने कोहरे की चादर फैलने लगी थी। ये शाम वैसी नहीं थी जब लोग अलाव के पास बैठकर सुकून पाते हैं। ये शाम हड्डियों को गला देने वाली ठंड लेकर आई थी, खास तौर पर रघु के लिए। रघु, जिसकी उम्र अभी 40 भी नहीं थी, लेकिन ठंड और गरीबी ने उसकी कमर ऐसे झुका दी थी जैसे 60 का हो। उसके कपड़े फटे पुराने थे, जिनसे बर्फीली हवा सीधा बदन को चीर रही थी। वो जंगल के रास्ते से ठिठुरता हुआ नंगे पैर घर की ओर आ रहा था। उसके पैर सुन्न हो चुके थे, उसके हाथ खाली थे, न कोई थैला न कोई पोटली, बस मुंह से निकलती भाप। घर के भीतर उसकी पत्नी सुनीता ठंडे पड़े चूल्हे के पास सिकुड़ कर बैठी थी। घर में आग जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं थी। पास में ही उनका 10 साल का बेटा छोटू एक फटी हुई गुदड़ी में लिपटा लेटा था। रघु ने जैसे ही आंगन में कदम रखा, बर्फीली हवा का एक झोंका भी साथ आया। सुनीता की नजर उसके खाली और कांपते हाथों पर जम गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि दांतों के बजने की आवाज भी शोर मचाती लग रही थी। आ गए? बड़ी देर कर दी आज। बाहर इतना कोहरा है, मैं कब से दरवाजे की तरफ देख रही थी। छोटू 2 बार उठकर पानी पी चुका है, पर ठंडा पानी उसे और सता रहा है। कह रहा था बाबूजी आएंगे तो गर्मा गर्म खाना मिलेगा। हाँ, आ गया। देर तो होनी ही थी सुनीता। कोहरे में रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा गांव छान मारा, साहूकार के खेत गया, वहां से जंगल वाले रास्ते से लकड़हारे के पास गया। सोचा कहीं लकड़ी काटने या कोई बोझा उठाने का काम मिल जाए, पर आज तो जैसे किस्मत ही बर्फ की तरह जम गई थी। तो आज भी कुछ नहीं मिला? कल भी तुम खाली हाथ आए थे। परसों जो थोड़े से चावल बचे थे वो कल रात खत्म हो गए। आज घर में नमक की एक डली तक नहीं है। रघु, मैं इस बच्चे को क्या जवाब दूं? तुम मर्द हो, बाहर निकल जाते हो। मीरा सोचो, मैं इस ठंडे घर की 4 दीवारों में उसकी धसी हुई आंखें और कांपता शरीर कैसे देखूं? तो क्या करूं मैं? तुम बताओ क्या करूं? क्या अपना मांस काट कर खिला दूं? अरे हाथ पैर तो चला ही रहा हूं ना, भले ही ठंड से सुन्न हो गए हूं। सुबह कोहरा छटने से पहले निकलता हूं। आज मुखिया जी के घर गया था। सोचा उनकी नई दीवार बन रही है तो गारा ढोने का काम मिल जाएगा, पर उन्होंने कहा कि ठंड में काम बंद है। फिर मैं लखन की दुकान पर गया, वहां भी मना हो गया। अब तुम ही बताओ, जब कोई काम देगा ही नहीं तो मैं रोटी कहां से लाऊं? चिल्लाओ मत, धीरे बोलो, छोटू जाग जाएगा। उसे पता चल गया कि तुम खाली हाथ आए हो तो वो रोना शुरू कर देगा। और मेरे पास अब उसे बहलाने के लिए कोई झूठी कहानी भी नहीं बची है। कल मैंने कहा था कि बाबूजी मेला देखने गए हैं, गर्म जलेबी लाएंगे। आज क्या कहूँ? माफ कर दे सुनीता, दिमाग काम नहीं कर रहा। पेट की आग और बाहर की ठंड दिमाग को जमा देती है। रास्ते भर यही सोचता आया हूं कि घर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरे कंधे मजबूत है सुनीता, मैं दिन भर बोझ उठा सकता हूं, मीलों पैदल चल सकता हूं, पर ये खाली हाथ लेकर घर घुसना, ये बोझ मुझसे नहीं उठता। तुम्हारे कंधे मजबूत हैं, पर हमारी किस्मत कमजोर है। पड़ोस वाली चाची कह रही थी कि जंगल के उस पार जो नया ठेकेदार आया है वो लोगों को काम दे रहा है। तुम वहां क्यों नहीं जाते? वहां वो काम ठीक नहीं है सुनीता। लोग कहते हैं वो रात के घने कोहरे और अंधेरे में काम करवाता है, और वो काम मेहनत का नहीं, कुछ और ही है। शरीफ लोग वहां नहीं जाते। शराफत से पेट भर रहा है क्या हमारा, या ठंड कम हो रही है? देखो रघु, मैं नहीं जानती क्या सही है क्या गलत। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा बच्चा कल सुबह तक इस ठंड में भूखा नहीं रह सकता। अगर इज्जत और रोटी में से एक चुनना हो तो अभी मुझे रोटी चाहिए। बातचीत के बीच ही कोने में लेटा छोटू करवट बदलता है। उसकी नींद कच्ची थी, भूख और सर्द हवा उसे गहरे सोने ही नहीं देती थी। वो अपनी माँ की आवाज सुनकर उठ बैठा। उसकी आंखें अंदर को धसी हुई थीं और चेहरा ठंड से नीला पड़ गया था। बाबूजी, आप आ गए? आपने कहा था आज काम मिलेगा। आप कुछ लाए हो ना? माँ ने चूल्हा नहीं जलाया अभी तक। बहुत ठंड लग रही है। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है बाबूजी। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ बेटा,
बाबूजी आ गए, पर आज वो दुकान बंद थी बेटा, कोहरे की वजह से। साहूकार ने कहा कल आना, कल पक्का कुछ लेकर आऊंगा। आज बस पानी पीकर और रजाई ओढ़कर सो जा। नहीं बाबूजी, कल भी आपने यही कहा था। अब ठंडा पानी नहीं पिया जाता, पेट फूल जाता है, पर भूख नहीं मिटती। पड़ोस में काकी के घर से गरम रोटी बनने की खुशबू आ रही थी। मेरा मन बहुत कर रहा था, थोड़ा सा तो कुछ होगा। आप अपनी जेब देखो ना। देख बेटा, कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं एक हारा हुआ बाप हूं। बस आज की रात रुक जा। मैं नहीं सोऊंगा, मुझे भूख लगी है, ठंड लग रही है। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। बाबूजी थके हुए हैं। देख, मैं तुझे लोरी सुनाती हूँ। हम एक दूसरे से चिपक कर सोएंगे तो ठंड नहीं लगेगी। कल सुबह हम कुछ न कुछ करेंगे। सो जा मेरे लाल। छोटू रोते रोते फिर सो गया, लेकिन रघु की नींद उड़ चुकी थी। रात गहराने लगी थी और कोहरा अब खिड़कियों से भीतर झांक रहा था। गांव के कुत्तों के रोने की आवाजें कोहरे को चीर कर आ रही थीं। अगली सुबह रघु उठा और बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। रघु अंधेरे और धुंध भरे रास्तों पर चलते हुए गांव के आखिरी छोर पर पहुंचा, जहां एक पुरानी हवेली के पीछे अलाव के पास कुछ लोग जमा थे। वहां गांव का रिप्रेजेंटेदार और चालाक आदमी, जिसे सब सेठ भीमा कहते थे, वो भी अलाव के खड़ा था। अरे आओ रघु भाई, इतनी सर्द रात गए, क्या बात है? नींद नहीं आ रही या पेट में आग लगी है जो इस ठंड में बाहर निकले हो? सेठ जी, मुझे काम चाहिए, अभी इसी वक्त। मुझे पता है आप रात में इस घने कोहरे का फायदा उठाकर जंगल के उस पार सामान भिजवाते हैं। मुझे वो काम दे दीजिए। अरे तुम तो बड़े ईमानदार बनते थे, कहते थे कि रघु मेहनत की खाता है, हराम की नहीं। आज क्या हुआ? धर्म जम गया क्या ठंड में? धर्म और ईमान तब तक होता है सेठ जी, जब तक पेट में दाना हो। मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा और ठंड से ठिठुर रहा है। आप जो कहेंगे मैं वो उठा कर ले जाऊंगा। बस मुझे अभी कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं घर राशन और कुछ लकड़ियां ले जा सकूं। देखो भाई, काम आसान नहीं है, जंगल का रास्ता है, कोहरा इतना है कि हाथ को हाथ नहीं सूझेगा। पीठ पर 50 किलो का बोरा लादना होगा। उसमें क्या है ये पूछना मना है। पुलिस या वन विभाग वाले मिले तो भागना पड़ेगा। अगर पकड़े गए तो मैं तुम्हें पहचानता नहीं। मंजूर है? मंजूर है सेठ जी, मैं उठा लूंगा। 50 क्या, 100 किलो उठा लूंगा। बस मेरे बच्चे की भूख मिटा दीजिए। ठीक है, ये पकड़ो 100 रुपए। बाकी काम होने के बाद वो बोरा उठाओ और चलो मेरे आदमी के पीछे। याद रहे, रुकना नहीं है, चाहे पैर बर्फ से सुन्न ही क्यों ना हो जाए। नहीं रुकूंगा सेठ जी, नहीं रुकूंगा। रघु ने वो भारी बोरा अपनी पीठ पर लाद लिया। बोरा बहुत भारी था और उसमें से अजीब सी गंध आ रही थी। बाहर कड़ाके की ठंड थी, लेकिन बोरे के वजन से रघु को पसीना आने लगा, जो ठंडी हवा लगते ही बदन पर जमने लगा। रघु ने अपनी नाक बंद की और कोहरे से ढके जंगल की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसके नंगे पैर बर्फीले पत्थरों से टकरा रहे थे, कांटों पर पड़ रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ छोटू का रोता हुआ चेहरा और सुनीता की सूजी हुई आंखें थीं। कुछ हफ्ते बीत गए, सर्दियां अपने चरम पर थीं, लेकिन रघु के घर के हालात बदल गए थे। अब शाम को चूल्हा जलता था और घर में अलाव की गर्माहट रहती थी। एक रात बाहर शीत लहर चल रही थी। रघु खाना खाने बैठा। थाली में गरम चावल और दाल थी, जिससे भाप उठ रही थी। रघु ने पहला निवाला उठाया ही था कि सुनीता उसके सामने आकर बैठ गई। रघु, खाना गले से नीचे उतर रहा है। क्या मतलब? खाना बनाया है तो खाऊंगा ही ना। दिन भर, मतलब रात भर इस जानलेवा ठंड में मेहनत करता हूँ, भूख लगती है। मेहनत? इसे मेहनत कहते हो? रात के अंधेरे और कोहरे में छिपकर चोरों की तरह जंगल में सामान ढोना मेहनत है? मैंने सुना है कल रात पुलिस ने जंगल में छापा मारा था। कोहरे की वजह से गांव का हरी भाग नहीं पाया
और पकड़ा गया। उसकी माँ रो रो कर पागल हो गई है। रघु, मुझे डर लगता है। डर? जब बेटा भूख और ठंड से रो रहा था तब डर नहीं लगा? जब साहूकार ने धक्के मारकर निकाला था तब डर नहीं लगा? आज घर में अनाज और रजाई है तो तुम्हें डर लग रहा है? हरी कच्चा खिलाड़ी था, कोहरे में रास्ता भटक गया होगा। मैं जानता हूं, मैं जिस रास्ते से जाता हूं वहां कोई नहीं आता। रास्ता कोई भी हो रघु, अगर मंजिल गलत है तो ठोकर लगनी ही है। तुम बदल गए हो। पहले तुम थक कर आते थे तो तुम्हारे चेहरे पर सुकून होता था। अब तुम आते हो तो तुम्हारी आंखें डरी हुई होती हैं। तुम सोते नहीं हो, बस रजाई में करवटें बदलते हो। कल रात तुम नींद में बड़बड़ा रहे थे, भागो भागो, वो आ गए। ये कैसी जिंदगी है? गरीब की जिंदगी ऐसी ही होती है सुनीता। सुकून अमीरों के लिए है, जो बंद कमरों में हीटर जलाकर बैठते हैं। हमारे लिए सिर्फ संघर्ष है। अगर मैं ये काम छोड़ दूं तो फिर वही होगा। फिर छोटू ठंड में ठिठुरेगा। क्या तुम चाहती हो हम फिर से भीख मांगे? मैं भीख मांग लूंगी, झाड़ू पोछा कर लूंगी, लेकिन हर पल ये खौफ नहीं सह सकती कि मेरा पति आज घर लौटेगा या जेल जाएगा। रघु, ये अन्न हमें नहीं पच रहा। छोटू कल बीमार पड़ गया था। मुझे लगता है ये इसी हराम की कमाई का असर है। बकवास बंद करो। बीमारी का कमाई से क्या लेना देना? ठंड है तो बीमार पड़ेगा ही। तुम औरतों का यही रोना है। जब नहीं था तो रोती थी, अब है तो रो रही हो। हाँ, मैं रो रही हूँ क्योंकि मैंने अपना पति खो दिया है। मेरे सामने जो बैठा है ये वो रघु नहीं है जो सर उठाकर चलता था। ये वो रघु है जो नजरें चुराता है। मुझे मेरा पुराना रघु चाहिए, चाहे वो रूखी रोटी ही ना खिलाए। बातचीत तल्खी में बदल गई और रघु बिना खाना पूरा किए घर से निकल गया। वो जंगल की ओर चल पड़ा, लेकिन आज उसके कदम भारी थे। रात का सन्नाटा और कोहरा उसे काट रहा था। वो उसी पगडंडी पर पहुंचा जहां से उसे माल उठाना था। वहां उसे एक बुजुर्ग आदमी बाबा दीनू मिले। दीनू कभी यही काम किया करता था, लेकिन अब उसका एक पैर खराब था। कौन? रघु, आज फिर आ गए मौत के मुंह में। बाबा, आप इतनी कड़ाके की ठंड में यहाँ क्या कर रहे हैं? और इसे मौत का मुंह क्यों कह रहे हैं? मैं तो बस पेट भरने आया हूँ। पेट? बेटा, पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। इंसान मन की शांति ढूंढता है। देख, मेरा ये पैर देख रहा है? 10 साल पहले मैं भी तेरी तरह जवान था। भीमा के लिए लकड़ी और शराब ढूंढता था। एक रात घने कोहरे में पुलिस पीछे पड़ी। मैं भागा, दिखाई कुछ दिया नहीं और पहाड़ी से नीचे गिर गया। पैर टूट गया। सारी रात बर्फ में पड़ा रहा। भीमा ने मुड़कर भी नहीं देखा। आज मैं यहाँ भीख मांगता हूँ। और मेरा बेटा, उसे भी यही लत लग गई थी। वो जेल में सड़ रहा है। पर बाबा, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। गांव में कोई काम नहीं देता। काम तो है रघु, पर उसमें पसीना ज्यादा है और पैसा कम। तूने आसान रास्ता चुन लिया है। याद रखना, ये रास्ता जंगल से होकर जाता है, पर खत्म खाई में होता है। तेरे घर में जो अनाज जा रहा है वो तेरे बच्चे के खून में डर घोल रहा है। आज हरी पकड़ा गया, कल तेरी बारी होगी। फिर तेरी बीवी और बच्चा इस जालिम दुनिया में किसके सहारे जिएंगे? बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनीता भी यही कह रही थी। पर मैं वापस कैसे जाऊं? उस गरीबी और ठंड में वापस जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। हिम्मत गरीबी सहने में नहीं, ईमानदारी से सिर उठाने में लगती है। आज रात लौट जा रघु। भूखा सो जाना, पर सुकून से सोना। वो बोझ मत उठा जो तेरी आत्मा को कुचल दे। बाबा दीनू की बातें रघु के कानों में हथौड़े की तरह बजीं। उसने दूर देखा, जहां भीमा के आदमी टॉर्च जलाकर कोहरे में इशारा कर रहे थे। एक तरफ वो पैसा था
जिससे छोटू का पेट भरता था और ठंड से बचाव होता था, और दूसरी तरफ वो अंधेरा खाई थी जिसका जिक्र बाबा ने किया। रघु वहीं खड़ा रहा, दो रास्तों के बीच। फिर अचानक उसने अपनी पीठ सीधी की। रघु उस रात भीमा के पास नहीं गया। वो खाली हाथ घर लौट आया। सुनीता जाग रही थी, रजाई में लिपटी हुई। रघु को खाली हाथ देखकर उसके चेहरे पर एक सवाल आया, लेकिन रघु की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। अगली सुबह रघु ने एक फैसला लिया। वो सुबह सुबह, जब कोहरा सबसे घना था, गांव के चौराहे पर गया, जहां मजदूर काम के लिए खड़े होते थे। लोग अलाव ताप रहे थे और उसे देखकर कानाफूसी करने लगे। अरे ये तो अब रात का राजा है, यहाँ दिन में क्या कर रहा है? क्यों रघु भाई, रात की कमाई कम पड़ गई क्या? या पुलिस के डर से पैंट गीली हो गई? हंस लो भाई, जितना हंसना है हंस लो। रात का अंधेरा और वो कमाई मुझे रास नहीं आई। अब दिन के उजाले में ही कमाऊंगा, चाहे आधी रोटी मिले। ए रघु सुन, यहाँ काम चाहिए तो नखरे नहीं चलेंगे। वो देख, नदी के किनारे से बड़े पत्थर उठाकर मंदिर तक लाने हैं। पानी बर्फीला है और कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिलेगी। पीठ पर लाद कर लाना है। 20 चक्कर के 50 रुपए मिलेंगे। मंजूर है तो लग जा, नहीं तो रास्ता नाप। मंजूर है मालिक, मैं करूंगा। रघु ने काम शुरू किया। ये काम आसान नहीं था। पहले 5 चक्करों में ही रघु की सांस फूल गई और मुंह से भाप का गुबार निकलने लगा। दोपहर होते होते उसके पैरों में जान नहीं बची थी। गांव के कुछ लड़के उसे देखकर हंस रहे थे। तीसरे दिन रघु की हिम्मत टूटने लगी। घर में फिर से राशन कम हो गया था। शाम को वह घर के बाहर अलाव के पास बैठा अपने जख्मी और सूजे हुए पैरों को सहला रहा था। लाओ सिकाई कर दूं? ठंड में दर्द ज्यादा हो रहा होगा ना? दर्द तो हो रहा है सुनीता, शरीर टूट रहा है, ठंड हड्डियों में बैठ गई है। आज ठेकेदार ने गाली भी दी क्योंकि मैं धीरे चल रहा था। कभी कभी लगता है, क्या मैंने सही किया? भीमा के पास खड़ा रहता तो आज जेब गर्म होती। रघु, पिछले 3 दिन से हम चटनी रोटी खा रहे हैं, लेकिन पिछले 3 दिन से तुम रात को चौंक कर नहीं उठते। छोटू कल कह रहा था, माँ बाबूजी अब डरावने नहीं लगते, वो अब हंसते। ये जो तुम्हारे पैरों का खून है ना, ये उस पाप की कमाई के दागों को धो रहा है। तुम हारना मत, मुझे तुम पर गर्व है। तुझे गर्व है? बस मुझे और क्या चाहिए? मैं नहीं हारूंगा। हफ्ते महीने में बदल गए। ठंड अब थोड़ी कम होने लगी थी। रघु की लगन देखकर गांव के एक पुराने वैद्य जी की नजर उस पर पड़ी। वैद्य जी ने देखा कि बाकी मजदूर जहां ठंड के कारण मौका मिलते ही बीड़ी पीने या हाथ सेकने बैठ जाते हैं, रघु एक एक ईंट को संभालकर अपने सिर पर ढोता है, जैसे वो उसकी अपनी हो। रघु, इधर आ, जरा पानी पी ले। जी वैद्य जी। मैं तुझे रोज देखता हूँ, तू सबसे ज्यादा वजन उठाता है और कभी कामचोरी नहीं करता। मैंने सुना है तूने भीमा का काम छोड़ दिया। जी वैद्य जी, वो काम मेरे लिए नहीं था। यही बात मुझे तेरी पसंद आई। देख, मुझे शहर से अपनी दवाइयों के लिए जड़ी बूटियां मंगवानी होती हैं और गांव के बाहर से सामान लाना होता है। मुझे एक भरोसेमंद आदमी चाहिए जो मेरे घर का और दुकान का सारा भारी काम संभाल सके। मैं तुझे रोज का पक्का काम और महीने का पगार दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि ईमानदारी ऐसी ही रहनी चाहिए। पक्की नौकरी, महीने का पगार? वैद्य जी, आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैं मजाक नहीं करता भाई। ईमानदार व्यक्ति मिलना मुश्किल है आजकल। तूने अपने पैरों के छालों और इस कड़ाके की ठंड में अपनी मेहनत से अपनी ईमानदारी साबित की है। कल से तू मेरे घर का मुख्य कामगार है। जा, घर जा और अपनी बीवी को बता। रघु की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर वैद्य जी को प्रणाम किया और घर की तरफ दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते उसे अपने पैरों का दर्द या हवा की ठंडक महसूस नहीं हो रही थी। रघु घर पहुंचकर सुनीता को ये खुशखबरी बता देता है। शाम को घर में एक छोटा सा उत्सव जैसा माहौल था। चूल्हे पर मोटी रोटियां सिक रही थीं और साथ में आलू की सब्जी भी थी, जिसकी गर्म भाप पूरे घर में महक रही थी। छोटू खुशी से उछल रहा था। रघु और सुनीता अलाव के पास बैठे खाना खा रहे थे। सुना तुमने? आज गांव की औरतें कुएं पर कह रही थी कि रघु जैसा मेहनती आदमी पूरे गांव में नहीं है।
वैद्य जी ने सबकी बोलती बंद कर दी। हाँ सुना, लेकिन पता है सुनीता, सबसे बड़ी बात क्या है? क्या? आज ये रोटी बहुत मीठी और गरम लग रही है। इसमें ना तो किसी का डर मिला है और ना ही किसी का श्राप। ये सिर्फ मेरी मेहनत और तेरे विश्वास की रोटी है। बाबूजी, मैं भी बड़ा होकर आपके जैसा मजबूत बनूंगा। मैं भी बहुत सारा बोझा उठाऊंगा। नहीं बेटा, तू बोझा नहीं उठाएगा, तू पढ़ेगा। मैं बोझा इसलिए उठा रहा हूं ताकि तेरा कंधा कलम उठाने के लायक बने। तू इस गरीबी के बोझ को अपने ज्ञान से तोड़ेगा। रात गहरी हो गई थी और बाहर कोहरा फिर छाने लगा था, लेकिन अब उस घर में अंधेरा या ठंड का डर नहीं था। चूल्हे की छोटी सी लौ की आंच में उम्मीद की रोशनी थी। रघु, सुनीता और छोटू अपनी चटाई पर रजाई में दुबक कर सो गए। बाहर सन्नाटा था, लेकिन रघु के मन में अब कोई शोर नहीं था। उसने समझ लिया था कि गलत रास्ते पर दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर धीरे धीरे चलना, क्योंकि अंत में सुकून मखमली गद्दे पर नहीं बल्कि ईमानदारी की नींद में मिलता है, चाहे रात कितनी भी सर्द क्यों न हो।